तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने और अपने चैनल ट्रिकी जीके में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जो सीरीज चल रही थी प्राचीन कालीन इतिहास की, उसमें हाँ हम पहुंच गए थे दोस्तों मौर्य वंश तक। मौर्य वंश में हमने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक महान के बारे में बात किया और उनका एक एक अलग अलग वीडियो तथा उनके प्रशासन के बारे में भी बात करके अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले दोस्तों वो वीडियो देखिए, उसके पश्चात में ये MCQ टाइप क्वेश्चन आप दोस्तों सॉल्व कीजिए, देखिए आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इधर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर आपको सब कुछ मिलेगा, सब आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए और यहाँ पर 50 प्लस क्वेश्चनों का इसमें समावेश किया गया है और ऐसे क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कितने क्वेश्चनों का आंसर आप लोग जानते हैं इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य क्या नाम है? इसके अतिरिक्त चाणक्य के अतिरिक्त इनका नाम क्या है ना? तो पहले ऑप्शन में दिया है भट्ट स्वामी, विश्वगुप्त, राजशेखर या विशाख दत्त। ये 4 नाम दिए हैं जिसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चाणक्य का दूसरा नाम विश्वगुप्त है या कौटिल्य भी कहते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ठीक है, तो जो मैकियावेली ने लिखा है दोस्तों प्रिंस से की जाती है, तो पहले ऑप्शन में दिया है कि कालिदास के द्वारा जो लिखी गई है मालविकाग्निमित्र, कौटिल्य के द्वारा ऑप्शन बी पर दिया है अर्थशास्त्र, वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र और भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, यानी कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखी गई है इसकी जो तुलना की गई है मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी? तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने अच्छी तरीके से दोस्तों चर्चा किया है कि सुसीम कौन था और कौन कौन सी अनुसूचियाँ कही जाती हैं अशोक के बारे में। तो वो राजा थे दोस्तों अशोक, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी जिनसे वो सबसे अधिक दोस्तों प्रभावित रहता था, तो वो कौन थी? तो पहले ऑप्शन में यहाँ पर दिया है चंडालिका, दूसरे में दिया है कारुआकी, तीसरा दिया है चारुलता और चौथे ऑप्शन में दिया गौतमी। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों कौन सा? बी नंबर सही हो जाएगा। कारुआकी जो थी दोस्तों इनसे अधिक प्रभावित रहते थे सम्राट अशोक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस जो भाषा प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? कौन सी वो भाषा है? तो वो दोस्तों भाषा है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है अर्धमगधी, सौरसेनी, मगधी और अंगिका, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए दोस्तों, अर्ध जो मगही जो भाषा है उसका अधिकतर प्रयोग किया है अपने लेखों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ पर भेजा था? तो कहाँ पर भेजा था दोस्तों? आपने अगर वीडियो देखा तो आपको पता होगा किस स्थान पर भेजा था। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, यानी तक्षशिला को भेजा था, है ना। कहाँ भेजा था? तक्षशिला। और एक क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों कि जब अशोक को तक्षशिला का जो विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया था उससे पहले वो कहाँ का गवर्नर था, कहाँ का राज्यपाल था? तो ये उज्जैन का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रिय है? ठीक है, देवानाम प्रियदर्शी है, क्या नाम है, कौन है वो? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है मौर्य सम्राट अशोक, नंबर 2 में दिया है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध या भगवान महावीर, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ए, मौर्य सम्राट जो अशोक हैं इनको देवानाम प्रिय कहा गया है। सॉरी दोस्तों, तो निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? सबसे जो प्राचीन राजवंश कौन है? तो इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मौर्य बताया गया पहले, फिर गुप्त वंश, फिर कुषाण, फिर मुगल। तो सबसे जो प्राचीन यहाँ पर दर्शाया गया वो मौर्य वंश है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कौटिल्य जिसे हम चाणक्य के रूप में जानते थे किसका प्रधानमंत्री था? तो ये दोस्तों प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। इसके अतिरिक्त बिंदुसार के समय तक भी ये प्रधानमंत्री रहे और इनके बाद में खल्लाटक को बनाया गया। बिंदुसार ने खल्लाटक को बनाया और खल्लाटक के बाद में अशोक ने राधागुप्त को बनाया, है ना। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को स्वीकार कर लिया? कौन से धर्म को स्वीकार किया था कलिंग विजय के उपरांत में? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है बौद्ध धर्म, फिर जैन धर्म, फिर हिंदू धर्म, फिर आजीवक धर्म। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए, यानी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पर 50+ क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त की जो शासन विस्तार में सबसे मुख्य रूप से किसने मदद किया? ठीक है, किसने मदद किया? तो आपको पता होगा उनकी जो प्रधानमंत्री थे उस समय चाणक्य, विश्वगुप्त या फिर कौटिल्य ने मदद किया था और उन्हीं को इसका श्रेय जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी। 12 नंबर में देखेंगे, 12 में देखेंगे, सांची किस कला या मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो कौन से धर्म का निरूपण करता है? तो बौद्ध कला का निरूपण करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा बी इसका सही। 13 में देखेंगे, 13 में देखेंगे, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, वो कौन शासक थे? है ना, तो जो जैन धर्म दोस्तों स्वीकार करते हैं वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो लास्ट स्टेज में क्या करते हैं, जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। और दिगंबर संप्रदाय के जो संस्थापक होते हैं, कल्पसूत्र के जो व्याख्याता होते हैं, भद्रबाहु के साथ में चले जाते हैं कर्नाटक में श्रवणबेलगोला, और वहीं पर संलेखना विधि के माध्यम से या काया क्लेश कहीं कहीं यूज किया गया, तो काया क्लेश विधि के माध्यम से क्या करते हैं, अपने शरीर का त्याग करते हैं। तो आपको याद रखना गौतम वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो आपको पता है अच्छी तरीके से कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित जो मुद्रा है, सबसे प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? तो 3 मुद्राओं के बारे में हमने इससे पहले बताया आपको। ठीक है, एक तो स्वर्ण मुद्रा होती थी, उसे क्या कहा जाता था, और जो चांदी की मुद्रा होती थी उसे क्या कहा जाता था, और जो तांबे की मुद्रा होती थी उसे क्या कहा जाता था। इसके बारे में हम पहले आपको बता चुके, लेकिन यहाँ पर पूछा गया सबसे प्रचलित जो मुद्रा थी दोस्तों वो थी करसापण। क्या थी? करसापण। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। और 1000 करसापण देकर ही क्या किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा था। किसने? शिकारी से खरीदा था। किसने? कौटिल्य ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? यहाँ पर पूछा गया कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों ए, अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं, ये हर्यक वंश का शासक है, एक प्रतापी शासक है। ठीक है, इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, ये सभी मौर्य वंश के शासक हैं। 17 में पूछा गया, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना जो उत्तराधिकारी था अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों विशाख दत्त। याद रखना विशाख दत्त क्या है, मुद्रा राक्षस के लेखक है। मुद्रा राक्षस एक ऐसी कृत है जिसमें अशोक के बारे में अच्छी तरीके से बताया गया है। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र, तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र के किस शासक ने कौन से शासक ने सबसे पहली बार ये जीता था? ठीक है, तो ये जीता था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। और जो केवल अशोक ने जो विजय की है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे बिंदुसार की तो उन्होंने तक्षशिला की विजय की है। और अगर हम बात करेंगे कलिंग की, कलिंग और इसके अतिरिक्त नेपाल, इसके अतिरिक्त जो विजय हुई हैं कश्मीर, इसकी विजय अशोक ने की है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन? सी। 20 क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, शिलालेख पूछा गया नहीं है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना, नहीं और हाँ। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको ये चीज़ और देख लेना, नहीं हाँ, क्योंकि यहाँ से काफ़ी मिस्टेक होती हैं, तो आपको देख लेना कहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों देखो गिरनार में भी हैं, और इसके अतिरिक्त तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, यानी पाटलिपुत्र में ही क्या है कि जो अशोक की अभिलेख नहीं है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमने बताया आपको गिरनार में भी है, कांधार में भी है, ठीक है, और टोपरा में भी है। इन सभी स्थानों पर अशोकीय शिलालेख पाए जाते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो कौन से राजवंश ने? तो मौर्य वंश
ने शासन किया था नंदवंश के पश्चात में। ठीक है, मौर्य काल में देखिए ये दोस्तों आपको क्या करना है कि ये जो सीक्वल है, इसका जो सीक्वेंस है वो दोस्तों आपको याद रखना है कि कौन से वंश ने कब शासन किया है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस मिलाने को आ जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर देखेंगे, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन सा था? वो था दोस्तों तक्षशिला, सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र है ना। 23 देखेंगे, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? जो मेगास्थनीज ने दोस्तों पुस्तक लिखी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम ऑप्शन नंबर 1 में दिया है अरसाद, 2 में दिया है ऋग्वेद पुराण, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है इंडिका। इंडिका में क्या मिलता है दोस्तों? मेगास्थनीज की ये पुस्तक है और इंडिका में मौर्यकालीन यानी चंद्रगुप्त मौर्यकालीन सभी प्रकार के सामाजिक व्यवस्थाओं का लेख वर्णन किया गया है। 24 में देखा गया, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बताया गया, भास को बताया गया, विशाखदत्त को बताया गया, शूद्रक को बताया गया, सुघोष को बताया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों बी, विशाखदत्त। विशाखदत्त के द्वारा जो विशाखदत्त ने लिखा है दोस्तों मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस में मौर्यकालीन जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनके जो समाजों के बारे में, इनके बारे में अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। 22 देखें, 25 देखेंगे, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो कौन सी है? ठीक है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक विषय है और जिसको कौटिल्य ने लिखा है। इसमें जो पाटलिपुत्र के प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया गया है और इसे जो मौर्य समाज की के संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 26 देखेंगे, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त जो भाषा यूज की गई है वो कौन सी भाषा है? ठीक है, अशोक के जो शिलालेख है उनमें कौन सी भाषा का यूज किया गया है? तो भाषा दोस्तों कौन सी है? वो है प्राकृत भाषा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 27 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? दक्कन की विजय किसने प्राप्त की थी? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है अशोक, बी में दिया है बिंदुसार, सी में दिया है चंद्रगुप्त और डी में दिया है कुणाल। आपको पता है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा? सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही क्या किया? दक्कन की विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, कौटिल्य यानी अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से पहलू यानी किस चीज़ का वर्णन किया गया है अर्थशास्त्र में? तो क्या आर्थिक जीवन है? ऑप्शन नंबर ए में 1 में दिया है, बी में दिया है दोस्तों राजनीतिक जीवन है, धार्मिक जीवन या फिर सामाजिक जीवन। तो हमको पता है दोस्तों कि वो जो शैली है जिस चीज़ का वर्णन किया गया वो राजनीतिक जीवन का वर्णन किया गया किसमें? अर्थशास्त्र। देखिए नाम से तो लिखा हुआ है अर्थशास्त्र, लेकिन अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स से है, आर्थिक जीवन से है, लेकिन इसमें जो वर्णन किया गया है वो राजनीतिक नीतियों के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है। 29 नंबर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? यहाँ पर याद रखना आपको, नहीं आपको देखना, ये बार बार चीज़ हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ से काफ़ी मिस्टेक होती हैं। ठीक है, जल्दबाजी में एग्ज़ाम में आप नहीं से ध्यान करते हैं और आप जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको दिख जाएगा ये नहीं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में नहीं दिखेगा। तो आपको याद रखना है, आपको नहीं देखना है। ठीक है, ये जो नहीं वर्ड लास्ट में लगा हुआ है इसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। पूछा गया अशोक के साम्राज्य में जो शामिल नहीं था वो कौन नहीं शामिल था? तो जो श्रीलंका था वो नहीं शामिल था। अफगानिस्तान तक क्षेत्र था, बिहार और एक कलिंग सब कहीं पर क्षेत्र था, लेकिन श्रीलंका को शामिल नहीं किया गया था। और श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी पुत्र और पुत्री संघमित्रा और महेंद्र को भेजते हैं अशोक प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30, पूछा गया है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? सबसे पहले किसने राजधानी बनाई थी? यानी मौर्य वंश की बात की जा रही है। तो मौर्य वंश में सबसे पहले जो राजधानी बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पाटलिपुत्र को किसने बसाया था तो वो आप चले जाएंगे हर्यक वंश के राजा थे उदयन। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? पाटलिपुत्र नगर बनाया था और उसको अपनी राजधानी भी बनाई थी, है ना। तो ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देखिए, आपको अच्छी तरीके से पता हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31 यानी 31 नंबर देखते हैं। पूछा गया है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था मुख्यतः किस चीज़ से बना हुआ था?
किस चीज़ से बना हुआ था? तो पत्थर का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था, मिट्टी का बना हुआ था, ईंट का बना हुआ था। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत ही भव्य महल बना हुआ था और वो दोस्तों लकड़ी का महल बना हुआ था। 32 में देखेंगे बराबर की गुफाएं। बराबर की गुफाएं या फिर जहानाबाद, ये जहानाबाद जिला में पड़ता है दोस्तों बराबर की गुफाएं। इन गुफाओं का जो उपयोग किस के आश्रय गृह के लिए यूज किया गया था, यानी किसको ये समर्पित कर दिया गया था, इसको दे दिया गया था, किसे दे दिया गया था? तो ये समर्पित था दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 में है आजीवक संप्रदाय और इन्हीं को दोस्तों समर्पित किया गया था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। 33 में देखेंगे किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? ठीक है, तो वो कौन सा अभिलेख है? क्या कलिंग अभिलेख है या अशोक का गिरनार अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है या सोपरा अभिलेख है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों जो गिरनार का। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों सी। यहाँ पर 1 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, कन्फ्यूजन मत रहिए दोस्तों। 1 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 बी नंबर यहाँ पर है और ये सी दिया है दोस्तों। तो रुद्र दामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था, यहाँ से दोस्तों पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। 34 देखेंगे वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वो कौन सा अभिलेख है? तो इन सारे अभिलेखों के बारे में दोस्तों हम विस्तृत रूप से और फिगर के माध्यम से चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो वो दोस्तों अभिलेख कौन सा है? भाब्रू अभिलेख है। ठीक है, याद रखना। 35 में पूछा गया है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो वो स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 36 उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल में पूछा गया 36 में कि एक शिलालेख स्थित है, वो उसका नाम क्या है? ठीक है, तो क्या देवप्रयाग में है या कालसी में है या केदारनाथ में या ऋषिकेश में है? तो वो दोस्तों कालसी में, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन आता है उत्तरांचल में कहाँ पर अशोक का एक शिलालेख है? कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया। ठीक है, 38 देखेंगे अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला अंग्रेज कौन था? काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको अच्छी तरीके से याद भी है, नहीं याद है तो इसको आपको याद कर लेना। वो थे जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, सबसे पहले जो अंग्रेज थे वो पढ़ने वाले कौन थे दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप। 39 में पूछा गया प्रथम यूनानी राजदूत जो थे दोस्तों मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? किसके दरबार में आए थे? तो वो आए थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखेंगे 40। इसमें पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? कौन से सन में पराजित किया था? तो हाँ, आपने वो वीडियो देखा है जिसमें हमने विस्तृत रूप से चर्चा किया है दोस्तों कि सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति होता है और वह शासक भी होता है और उसको पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो श्रीनगर की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो दोस्तों जाता है अशोक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 42 में देखेंगे किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द प्रयोग किया गया है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तो आर्य जो शब्द बताया गया है वो बताया गया अर्थशास्त्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र में जो शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो याद रखना अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य ने। 43 देखेंगे किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा, ठीक है, पालीब्रोथा बोला है? तो किसने बोला है? वो बोला है दोस्तों मेगास्थनीज ने। ठीक है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ठीक है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमने इसके बारे में बताया भी है। गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुप्तचर कितने प्रकार के होते थे? ठीक है, तो गुप्तचरों को कहा जाता था दोस्तों गूढ़ पुरुष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष, क्योंकि ये ऐसी भाषा का यूज करते थे, गूढ़ भाषा का यूज करते थे, केवल ये या ये पढ़ सकते थे या जिसको ये मैसेज पहुंचाना चाहते थे या वह व्यक्ति पढ़ सकता था, इसीलिए इसे गूढ़ पुरुष कहा जाता था। 45 देखेंगे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने क्या किया था? श्रीलंका किसे भेजा था? क्योंकि जब तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया अशोक के द्वारा, मोगलीपुत्र तीस के द्वारा जो अध्यक्ष रहे, उसमें केवल यही
डिसाइड करना था, यही निश्चय करना था कि किस राज्य में, किस देश में किसको इसको भेजा जाए, और इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छी तरीके से एक फिगर के माध्यम से बताया भी है। तो श्रीलंका की बात की जाए तो महेंद्र और संघमित्रा यानी इनके जो पुत्र और पुत्री को भेजा था कहाँ पर, श्रीलंका में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और देखेंगे 46वें नंबर में देखेंगे मौर्य काल में जो सीता भूमि होती थी, ठीक है, इन सभी भूमियों के बारे में हमने चर्चा किया है। तो ये सीता भूमि होती थी, इससे क्या तात्पर्य है? तो क्या ये कि एक देवी होती थी या एक धार्मिक संप्रदाय है सीता, या फिर एक राजकीय भूमि है या ऊसर भूमि है, ठीक है। तो इसको ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, राजकीय भूमि को दोस्तों सीता भूमि बोला जाता था, ठीक है। और वहाँ से जो कर प्राप्त होता था उसे सीता कर भी बोला जाता था। 47 पूछा गया है कहाँ से अशोक की द्विभाषा यानी इसे बिलिंगुअल मेथड बोलेंगे। बिलिंगुअल जो लैंग्वेज होती थी यानी ग्रीक और अरामाइक लिपि का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो दोस्तों प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है कांधार से। कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? कांधार। 48 देखेंगे अशोक का समकालीन जो राजा था इसको बोलते थे तुर्मय। तुर्मय कहाँ का राजा था? तो वो राजा था दोस्तों मिस्र का राजा था, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, आपको ये चीज़ याद रखनी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, उस प्रांत का नाम बताइए, कौन से प्रांत का गवर्नर था? इससे पहले हम इसकी चर्चा कर भी चुके हैं। तो वो दोस्तों उज्जैन प्रांत का गवर्नर था, है ना, ठीक है। और 50 नंबर देखेंगे अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई करने की जानकारी कौन से अभिलेख में मिलती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आपको क्या करना, लगभग 2 बार ये वीडियो देखना है और आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा दोस्तों क्लियर। तो ये पूछा गया 50 में कि कौन से अभिलेख से ये साक्ष्य प्राप्त होता है कि अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की और वहाँ पर लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई और 1.5 लाख से अधिक दोस्तों घायल हुए। तो ये जो अभिलेख मिलता है दोस्तों 13वां अभिलेख है, आपको याद रखना, ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। और अंतिम क्वेश्चन है 51 यानी 51 नंबर का अंतिम क्वेश्चन है, पूछा गया कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं, यानी कितने अधिकरण हैं? तो कितने अधिकरण हैं इसके बारे में हमने बताया दोस्तों, कितने अधिकरण हैं? वो हैं 15 अधिकरण। कितने अधिकरण? 15 अधिकरण। तो कुल मिलाकर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 51 उनका हमने यहाँ पर समावेश किया है। यही क्वेश्चन बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, और यदि अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब इसके पश्चात में जो नया वंश स्टार्ट होगा वो हम बात करेंगे शुंग वंश की, और इसके अतिरिक्त हम प्रयास करेंगे कि आपको मध्यकालीन इतिहास या ज्योग्राफी का एक पार्ट भी धीरे धीरे पार्ट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मेरा चैनल।